हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप सीख सकते हैं मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, वो भी एकदम फ्री में, ओनली एट learnohub.com। तो आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 12। चैप्टर होगा हमारा इंटीग्रल्स, जिसमें हम एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 23 तक के सारे क्वेश्चंस को डिटेल में करेंगे सॉल्व। हमने इससे पहले पिछले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन 1 से लेके 10 तक सारे क्वेश्चन को किया था अच्छे से सॉल्व। आई होप कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा। आई ऑल्सो होप दैट कि आपने इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो भी देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो अभी जाकर देख सकते हैं, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। इंटीग्रेट द रैशनल फंक्शन 5x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो सबसे पहले जो फंक्शन है वो लिख रहे हैं। तो 5x अपॉन में x प्लस 1, यहां तक ठीक है। ये कौन सा फॉर्म हो गया? x प्लस ए x माइनस ए, ये वाला फॉर्म हो गया। तो इसका तो इक्वेशन हम फाइंड करते हैं, ठीक है। इक्वेशन का यूज करके हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पे देखिए, ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैं लिख सकता हूं एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, यही तो होती है फॉर्मूला। तो अब देखिए एक्स माइनस ए, एक्स ए एक्स बी और एक्स सी वाला फॉर्म हो गया। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो क्या हो जाएगा? ए अपॉन एक्स प्लस 1, फिर क्या होगा? बी अपॉन में एक्स माइनस 2 एंड सी अपॉन में x प्लस 2, यही तो होती है फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में हमने सीखी थी। तो बस अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। तो यहां पे मुझे मिलेगा 5x अपॉन में x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये वैल्यूज मिल जाएंगी यहाँ पे। और यहाँ पे एलसीएम सेम मिलेगा, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, यही मिलेगा, ठीक है। तो एक ही साथ क्या आ जाएगा? x प्लस 1 है, x माइनस 2 एक्स प्लस 2 आ जाएगा, x माइनस 2 एक्स प्लस 2, ये आ जाएगा। b के साथ आ जाएगा यहाँ पे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, क्योंकि x माइनस 2 उसके साथ ऑलरेडी है। अब जो c है उसके साथ x प्लस 1 एक्स माइनस 2, c के साथ आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये दो वैल्यूज यहां पे मुझे मिल जाएंगी। अब ये तीनों ही टर्म्स जो है यहां पे कैंसल आउट हो जाएंगी। अब इसको थोड़ा सा सिंपल बनाएंगे। तो यहां पे आ जाएगा 5x इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो a के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। फिर b है, तो b के साथ अगर मैं यहां पे मल्टीप्लाई करूं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर x इंटू 2 और x इंटू 1, तो 2x 3x हो जाएगा हमारे पास। क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। 3x 2 1 जा 2, ये वैल्यूज मुझे मिल गई है, ठीक है। अब लास्ट में क्या होगा? x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, समझिएगा। c के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2x और प्लस x हो जाएगा, माइनस x और 2 1 जा माइनस 2, इतनी वैल्यूज यहां पे मुझे मिल गई। अब तीनों टर्म में से x स्क्वायर में कॉमन निकाल लूंगा। तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर कॉमन निकाल ली तो ax स्क्वायर का a बच गया, bx स्क्वायर का प्लस b बच गया, और cx स्क्वायर का प्लस c बच गया। यहां तक हो गया। अब मैं x कॉमन निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं? x कॉमन। तो यहां पे इसे क्या निकलेगा? x यहां पे तो है ही नहीं, तो यहां से 3b बचेगा। क्या बचेगा? 3b बच गया। और यहां से माइनस c इंटू माइनस एक्स, माइनस सी एक्स, तो x तो कॉमन निकल गया, बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ माइनस c, यहां पे प्लस। अब कांस्टेंट जो भी टर्म्स है वो लिख लेंगे। कांस्टेंट टर्म्स है माइनस 4a, यहां पे है 2b प्लस का 2b, और लास्ट में माइनस 2c। ये तीनों क्या हो गई? एक मिला के कांस्टेंट टर्म हो गई। अब कोएफिशिएंट्स जो है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, उनको कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पे जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पे क्या है? a प्लस बी प्लस सी, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में कुछ है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या होगा? 3b माइनस सी इज इक्वल टू, देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है? 5 है, तो इक्वेशन 2 हो गया। इसी तरह से इक्वेशन 3 माइनस 4a
प्लस 2b माइनस 2c इज इक्वल टू 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। अब क्या करेंगे, 1, 2 और 3 को सॉल्व करके ABC की वैल्यूज निकालेंगे। तो जल्दी से अगर मैं इसे सॉल्व करूं, इक्वेशन 1 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करके 3 में ऐड कर दूं। क्या करूं, 4 से मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई विथ 4 ऐड इन 3। ठीक है, तो यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा 4a, समझिएगा 4b और 4c, 4a प्लस 4b प्लस 4c, ये तीनों टर्म्स मिल गई। ठीक है, और यहां पे क्या करना है, इक्वेशन 3 में ऐड करना है। तो माइनस 4a प्लस 2b माइनस 2c ऐड कर दिया, माइनस 4a प्लस 2b माइनस 2c। ठीक है, ऐड कर रहे हैं तो दोनों साइड 0 प्लस 0 तो 0 ही होगा, तो यहां पे मैंने 0 लिख लिया। तो 4a कैंसल हो गया, 4b प्लस 2b 6b, 4c माइनस 2c प्लस 2c हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। यहां से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूं या 2 से डिवाइड कर देता हूं, एक ही बात है, तो मुझे मिलेगा 3b प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 4 ले लेते हैं। यहां तक क्लियर है। अब देखिए इक्वेशन 4 और इक्वेशन 2 को देखिए, मैं दोनों को ऐड कर दूं, 3b माइनस सी, यहां पे मैंने 3b माइनस सी ऐड कर दिया इज इक्वल टू क्या है, 5 है। क्या है, इक्वेशन 2 है 5। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो c चला गया तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे मुझे मिला 6b इज इक्वल टू 5। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 5/6 आ गई। b की वैल्यू मुझे 5/6 मिल चुकी है। अब क्या करेंगे, इसी वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख लेंगे तो c की वैल्यू भी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, c की वैल्यू, तो रखते हैं 3 इंटू 5/6 माइनस c इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5। 3 2 जा 6 हो गया, क्या मिलेगा, यहां पे मुझे मिल गया 5/2 माइनस 5 इज इक्वल टू c। ठीक है, क्लियर है। 2 5 जा -10, -10 प्लस 5 क्या हो जाएगा, -5/2। क्या होगा, -5/2। c की वैल्यू आ गई -5/2। इसी तरह b और c का यूज करके मैं क्या फाइंड कर सकता हूं, इक्वेशन 1 से मैं a की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। समझिएगा, a प्लस b प्लस c 0 है, तो a प्लस b क्या है 5/6, c क्या है प्लस c है -5/2 इज इक्वल टू 0 है। तो मुझे अब क्या मिलेगा, a की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे a की वैल्यू अगर मैं देखूं 2 और 6 का क्या होगा, एलसीएम 6 ही तो होगा, या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप ले सकते हैं, 2 5 जा 10, 6 5 जा 30, या फिर 6 ही ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/6 और यहाँ पे -15 इज इक्वल टू 0, यही तो होगा। तो अब देखिए 5 माइनस 15 -10/6 क्या हो गया, -10/6। लेकिन मैं उसे और भी कर सकता हूं डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, -10/6 हो जाएगा -5/3। लेकिन वो अगर इस साइड चला गया तो मुझे मिल जाएगा पॉजिटिव 5/3। तो a b और c की वैल्यू मिल गई, a b और c। बस क्या करेंगे, उसे यहां पे रख लेंगे और इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे। तो देखिए a b और c की वैल्यू है, अगर मैं यहां पे इंटीग्रेशन लगा दूं तो क्या हो जाएगा, ये भी तो इंटीग्रेशन हो जाएगा सबके साथ। तो बस इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन, और इस टर्म का इंटीग्रेशन मतलब इसका। तो a b और c की वैल्यू बस यहाँ पे पुट करनी है। तो यहाँ पे मुझे आंसर मिलेगा इंटीग्रेशन a क्या है 5/3, जो निकल के आ जाएगा बाहर 5/3, समझिएगा। और नीचे क्या है, x प्लस 1 बट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यानी dx अपॉन x प्लस 1, एक ये हो गया। फिर b क्या है 5/6 है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 5/6 इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 2, यही तो लिखना है। फिर लास्ट में क्या है, c है, c की वैल्यू क्या है -5/2, तो मैंने लिख लिया -5/2 dx अपॉन में x प्लस 2, ये हो गया। बस अब तो इंटीग्रेशन इजी है। यहाँ पे x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, 5/3 log ऑफ मॉड x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर प्लस में 5/6 log ऑफ मॉड x माइनस 2 हो गया, और यहाँ पे -5/2 log ऑफ मॉड x प्लस 2 हो गया, और लास्ट में मेरा कांस्टेंट c बच गया। बस इसी तरह से आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 12th क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, इंटीग्रेट द रैशनल फंक्शन x³ प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² माइनस 1। अब ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, जो रैशनल फंक्शन है यहां पे ऊपर न्यूमरेटर में पावर कैसी है, ज्यादा है, मतलब ये कैसा हो गया, इम्प्रॉपर हो गया।
कैसा हो गया भाई, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का इस फंक्शन को यहां से डिवाइड करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका वैल्यू क्या आएगा हम अभी फाइंड करेंगे डिवीजन करके। डिवीजन अगर मैं करूं एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 को डिवाइड किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, एक्स क्यूब लाना है तो बस एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स हो गया। ठीक है, तो यहां पे मुझे मिलेगा माइनस प्लस एक्स क्यूब कैंसल आउट, बचेगा क्या, एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 1, इतना बच गया। तो इसे लिखते कैसे, अगर इसका डिवीजन कर रहा हूं तो जो भी क्या आ गया यहाँ पे, कोशेंट आ गया, तो कोशेंट सबसे पहले लिखेंगे। तो कोशेंट प्लस में रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, रिमाइंडर क्या है 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1 और डिवाइजर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को तो मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं x माइनस 1 एक्स प्लस 1 लिख सकता हूं, x माइनस 1 एक्स प्लस 1, यही तो होता है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन तो इजी है, बस इसे हमें क्या करना पड़ेगा, x माइनस ए एक्स प्लस ए या x प्लस ए एक्स माइनस ए, जो फॉर्मूला लगती है रैशनल फंक्शन के लिए, बस वो लगानी पड़ेगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इसे हम लिख सकते हैं a अपॉन में x माइनस 1 प्लस b अपॉन में x प्लस 1, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ax प्लस a bx माइनस b। ठीक है, अल्टीमेटली ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये टर्म्स और ये टर्म्स कैंसल हो जाएंगी, बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तो कैंसल आउट हो गया नीचे पूरा का पूरा, बचा क्या 2x प्लस 1 बच गया ऊपर। ठीक है, ये एलसीएम कैंसल आउट। तो बस अब क्या करेंगे, x कॉमन निकाल लीजिए यहां से, तो x कॉमन आ गया, यहाँ पे a प्लस b बच गया और कांस्टेंट में क्या बच गया, a माइनस b। ठीक है, और यहाँ पे है 2x प्लस 1, बस कोएफिशिएंट्स को अब हम कंपेयर कर लेंगे, a प्लस b क्या हो गया 2 हो गया, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 2 है, और यहाँ पे 1 क्या हो गया, a माइनस b इज इक्वल टू 1 हो गया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अगर मैं इसे सॉल्व कर दूं, यहीं पे सिंपली सॉल्व हो जाएगा, तो b कैंसल आउट हो जाएगा, a प्लस a, 2a इज इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया, 2a इज इक्वल टू 3। तो यहां पे लिख सकता हूं 2a इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू आ गई 3/2, a की वैल्यू आ गई 3/2। बस अब a की वैल्यू मैं यहां रख लू या यहां किसी भी इक्वेशन में रख लू तो आंसर आ जाएगा। तो यहां पे रखेंगे वैल्यू, कहां, इसी में रख लेते हैं, 3/2 माइनस b इज इक्वल टू 1, यहां पे रख लिया, तो b क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1, 2 1 जा 2, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 1, 1/2 आ जाएगा b की वैल्यू 1/2 आ गई। ठीक है, यहां तक क्लियर है, a और b दोनों ही मिल गए। तो बस अगर मैं इसे यहां पे इंटीग्रेशन कर लूं, समझिएगा, यहां पे मैं इंटीग्रेशन कर लूं तो ये वैल्यूज a और b की मुझे यहां पे रखनी है। ठीक है, तो अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो समझिएगा ये जो फंक्शन है इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूं, यहां पे समझिएगा इंटीग्रेशन, यहां पे मैंने इंटीग्रेशन रख दिया, ये dx रख लिया, इंटीग्रेशन हो गया dx हो गया, तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, इंटीग्रेशन ऑफ a क्या है, a है 3/2 है। ठीक है, और नीचे क्या है x माइनस 1 और ये विथ रिस्पेक्ट टू x यानी dx कर लिया। अब b भी है, b क्या है 1/2 है, तो 1/2 ऊपर रखा आ गया, ये dx आ गया और नीचे क्या बच गया x प्लस 1 बच गया, x प्लस 1 हो गया। बस अब यहाँ बीच में तो प्लस है, इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3/2 log ऑफ मॉड x माइनस 1 हो गया, प्लस 1/2 log ऑफ मॉड x प्लस 1 हो गया और प्लस में c हो गया। लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर था, मतलब सिर्फ इस फंक्शन का आंसर था, इसका भी तो इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन अगर मैं इसका करूं, इसका देखिएगा तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2, क्या हो जाएगा x²/2, प्लस में इस फंक्शन का इंटीग्रेशन तो ये रहा 3/2 log ऑफ मॉड x माइनस 1
प्लस 1/2 log ऑफ मॉड क्या है x+1, समझिएगा x+1 और प्लस में आ गया c। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, ये पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहा है, सिर्फ इसका करके छोड़ नहीं देना है। ये है हमारा जो मेन फंक्शन पूछा गया है उसका यहाँ पे है, तो बस ये आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेट द रैशनल फंक्शन 2 डिवाइडेड बाय 1 - x इंटू 1 + x²। क्या करेंगे, जो फंक्शन है वो लिख लेंगे सबसे पहले तो 2 अपॉन में 1 - x इंटू 1 + x², ये हो गया, इज इक्वल टू में क्या करेंगे, a अपॉन में 1 - x प्लस यहां पे थोड़ा सा चेंज होगा, b अपॉन 1 + x² नहीं आएगा, यहां पे bx प्लस c अपॉन 1 + x² आएगा। क्यों ऐसा किया, क्योंकि 1 + x² क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसकी यही फॉर्मूला लगती है। तो यहां पे मुझे मिलेगा 2 = देखिए ये एलसीएम हो जाएगा 1 - x इंटू 1 + x², 1 - x इंटू 1 + x², एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे। तो नीचे की सारी टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी, बस यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करना है। क्या हो जाएगा, a इंटू 1 a इंटू x² ax², यहाँ पे bx इंटू 1 bx इंटू -x -bx², c इंटू 1 c हो जाएगा, c इंटू -x -cx हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, x² x और सारी जो कांस्टेंट है वो सिमिलर ले लेंगे, एक साथ ले लेंगे, मतलब x² वाली टर्म्स एक साथ, x वाली टर्म्स एक साथ। तो यहाँ पे x² कॉमन निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में से एक a बच गया और दूसरा -b बच गया। अब x कॉमन निकाल लूं यहां से और यहां से, तो क्या हो जाएगा, एक तो b बच गया और माइनस का c बच गया और यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक है, अब a और c बच गया कांस्टेंट में, a प्लस का c, इतना मेरे पास बच गया है। तो बस अब कंपेयर कर लेना है, x² है, x² के कोएफिशिएंट क्या है, a - b, यहाँ पे x² है ही नहीं तो इज इक्वल टू में 0, इक्वेशन 1। यहाँ पे x के कोएफिशिएंट है b - c ही तो है, और यहाँ पे x है ही नहीं तो यहाँ पे भी 0, इक्वेशन 2। लास्ट में a + c क्या बच गया, a प्लस का c इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट टर्म। अब क्या करेंगे, बस इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे और आंसर लेके आएंगे। तो इक्वेशन 1 + 2 कर दूं मैं, 1 + 2 करूं, देखिएगा a - b प्लस में b - c, दोनों ही 0 0 है, तो ये -b + b कैंसल, a - c इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसमें मैं इक्वेशन 3 को ऐड कर दूं, या इक्वेशन इसे 4 ले लेते हैं और इसे मैं यहां पे ऐड कर दूं, a - c इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, c c कैंसल, 2a इज इक्वल टू 2 हो गया। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, a की वैल्यू मुझे 1 मिल गई। ठीक है, अब a की वैल्यू को मैं यहां रख लू 1, तो b क्या आ जाएगा, b 1 आ जाएगा। b की वैल्यू 1 यहां रख लू तो c भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, वेरी इजी। तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं b इज 1 एंड c इज ऑल्सो 1। दोनों ही वैल्यूज कैसी है, a b और c तीनों ही वैल्यूज 1 1 1 है, तो बस इन वैल्यूज को कहां रखना है, यहां रखना है और आंसर आ जाएगा। तो यहां वैल्यूज रखते हैं, तो a b और c क्या थी वैल्यूज, तीनों ही 1 1 ही तो थी, तीनों ही वैल्यूज 1 है, तो यहां पे मैं रख सकता हूं dx इंटीग्रेशन dx। यहां तक क्लियर है। अब वैल्यूज को पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन a तो 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा dx अपॉन 1 - x, प्लस में इंटीग्रेशन b 1 है तो x अपॉन में 1 + x² हो गया, यहाँ पे प्लस c भी 1 है तो इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 + x², यही तो हो गया। बस अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से इंटीग्रेशन करते हैं, समझिएगा। यहां पे हो जाएगा 1 - x, 1 - x है नीचे डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा, log लगेगा, तो इंटीग्रेशन होगा log ऑफ मॉड 1 - x। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब 1 - x है, ठीक है, तो x के साथ क्या है, -x है, ये तो उसका भी तो करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा -1, -x का -1 बाहर आ जाएगा। अब ये देखिए ये वाली टर्म्स, इसको मैं यहां सॉल्व करता हूं, क्यों, क्योंकि नीचे है, ऊपर x है और नीचे 1 + x² है, इसका डेरिवेशन ऊपर आ रहा है, तो 1 + x² को मैं अगर t ले लूं तो 2x क्या हो जाएगा, 2x dx हो जाएगा, dt हो जाएगा, तो x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt/2 हो जाएगी।
समझिएगा बड़े ध्यान से। तो x dx, यहाँ पे dx रखना है हमें, ठीक है। x dx क्या हो गया, dt बाय टू, dt बाय टू हो गया, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो मैंने क्या ले लिया था, t ले लिया था, तो ये हो गया t। समझिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर t और नीचे 2। लेकिन 1 बाय टी का तो क्या होता है, 1 बाय 2 तो बाहर आ गया, और 1 अपॉन टी का लॉग ऑफ मॉड टी, लॉग ऑफ मॉड टी। लेकिन 1 बाय 2 लॉग ऑफ मॉड टी तो क्या लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो लिया। तो बस इसका आंसर, ये वाला जो फंक्शन था x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका आंसर क्या आ गया, 1 बाय 2 लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो आ गया। समझिएगा। अब ये लास्ट जो बच गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही तो है, तो उसका तो क्या होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, पर 1 ही है, ठीक है। और लास्ट में बच गया c। क्या हम इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ पे, जी हाँ कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे मैं इसे लिख सकता हूं, ओके माइनस प्लस है और ये 10 है, हम इसे इस तरह से भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इंटीग्रेट द रैशनल फंक्शन 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो फंक्शन जो भी है वो लिख लेंगे हम। क्या है फंक्शन, 3x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब इसकी जो फॉर्मूला है वो हमने स्टार्टिंग में ही सीख ली थी। क्या होती है फॉर्मूला, फॉर्मूला हो जाएगी a अपॉन x प्लस 2 प्लस में b अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर, यही तो होती है फॉर्मूला। x प्लस a होल स्क्वायर है तो पहले x प्लस a आएगा, प्लस में क्या आएगा फिर b अपॉन में x प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे एलसीएम से क्या आ जाएगा, a के साथ हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, मतलब क्या होगा यहाँ पे x प्लस 2 तो है, तो क्या आ जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब b के साथ नीचे क्या है, एलसीएम हमारा ये x प्लस 2 होल स्क्वायर है, ठीक है। और यहां पे भी 3x माइनस 1 अपॉन में क्या है, x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो ये x प्लस 2 होल स्क्वायर, x प्लस 2 होल स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, और यहां पे कुछ भी नहीं आएगा b के साथ, क्योंकि ऑलरेडी उसका डिनोमिनेटर में एलसीएम ही है पूरा का पूरा। तो यहां पे मुझे आंसर मिलेगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू ax प्लस 2a प्लस b, जिसमें से हम क्या करेंगे, x का जो कोएफिशिएंट है a, उसको 3x के जो x का कोएफिशिएंट है लेफ्ट हैंड साइड में उसके साथ कंपेयर कर लेंगे। तो मुझे यहां पे मिल जाएगा a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। इसी तरह से 2a प्लस b क्या मिलेगा, 2a प्लस b मुझे मिल जाएगा -1। तो बस अब a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके हम b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो a की वैल्यू 3 है तो यहां पे पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस b इज इक्वल टू -1। तो b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई -7। तो यहां तक भी बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, बस इंटीग्रेशन के अंदर यहां पे मैं इंटीग्रेट लगा दूं, इंटीग्रेशन, और a और b की वैल्यू पुट कर दूं तो बस आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से अब यहां पे वैल्यूज पुट करते हैं। तो अगर इंटीग्रेशन हो जाए यहां पे इस तरह से, और यहां पे भी इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है भाई, a की वैल्यू है 3, तो निकल के बाहर आ जाएगी। क्या बच गया, dx अपॉन में x प्लस 2, dx अपॉन में x प्लस 2, ये हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब क्या है, b है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू ये रही -7, तो वो भी निकल के बाहर आ गई। इंटीग्रेशन dx अपॉन में x प्लस 2 होल स्क्वायर, यहां तक क्लियर। अब क्या करेंगे, बस सीधा सीधा क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो 1 अपॉन x की क्या होती है इंटीग्रेशन, लॉग ऑफ मॉड x। तो ये भी उसी तरह से है, तो क्या हो जाएगा 3 ऑफ लॉग मॉड x प्लस 2, यहां तक क्लियर है, -7। अब समझिएगा x प्लस 2 की पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 2 को t ले लेंगे। क्या करेंगे, t ले लेंगे। तो x प्लस 2 लेट, यहां पे ले लेता हूं, लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू टी, x प्लस 2 इज इक्वल टू टी है यहां पे, ठीक है। तो यहां पे मुझे मिल जाएगा x dx इज इक्वल टू dt, मिल गया कि नहीं मिल गया। तो बस dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, और इंटीग्रेशन में x प्लस 2 की जगह t आ गया, और उसकी पावर क्या है, 2 है। तो इंटीग्रेशन मिलेगा 3 ऑफ लॉग मॉड x प्लस 2 माइनस टी स्क्वायर, ऊपर गया तो t रेस टू -2, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 अपॉन टी, -1 अपॉन टी, यही तो होता है। तो बस अब t की वैल्यू पुट कर देनी है तो आंसर आ जाएगा। तो 3 इंटू लॉग x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस में
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। नीचे t की वैल्यू क्या ली हमने, t की वैल्यू तो x+2 ली, तो यहां पे बस x+2 रख लेना है, x+2 प्लस में c, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इंटीग्रेट द रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। फंक्शन है 1/x⁴ - 1। तो जो भी सबसे पहले हमारा फंक्शन है उसे हम लिख लेंगे x⁴ - 1। अब x² - a² की फॉर्मूला में पता है x माइनस x प्लस है, तो बस ये वही लगेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा x² + 1 और x² - 1, ये मुझे मिल गया यहाँ पे। लेकिन x² - 1 को मैं अगेन लिख सकता हूं x+1 x - 1। क्या लिख सकते हैं, x+1 और x - 1। तो यहाँ पे x+1 हो गया, यहाँ पे x - 1 हो गया। किसका हो गया, x² - 1 का। क्या बच गया लास्ट में, x² + 1, x² + 1, ये इतना यहाँ पे बच गया। अब क्या करेंगे, बस फॉर्मूला लगाएंगे a/x + a x - b, वो वाली फॉर्मूला लग जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे 1/x + 1 × x - 1 × x² + 1 को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू में a/x + 1 प्लस में b/x - 1 और लास्ट में cx + d अपॉन x² + 1। क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है इसीलिए cx + d लग गया। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो यहां पे मुझे अल्टीमेट क्या मिलेगा, x + 1 × x - 1। क्या मिलेगा एलसीएम, एलसीएम मुझे मिलेगा x + 1 × x - 1 और ये x² + 1, यही तो मिलेगा। सेम यहां पे मुझे क्या मिल जाएगा, 1/x + 1 × x - 1 × x² + 1। तो यहां तक बात क्लियर है। अब a के नीचे क्या है, x + 1 है, लेकिन और क्या क्या चाहिए, x - 1 और x² + 1। तो a के साथ क्या आ जाएगा, x - 1 और x² + 1। b के साथ आ जाएगा x + 1 और x² + 1। लास्ट में जो cx + d है उसके साथ आ जाएगा cx + d, उसके साथ आ जाएगा x + 1 x - 1, जिसे हम बोलेंगे x² - 1। यहां तक बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 तीनों टर्म ये जो है वो कैंसल आउट हो जाएगी। तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू बचेगा x × x², x³, क्या हो जाएगा x³ x × 1 x -1 × x माइनस x²। तो सबसे पहले माइनस x² लिख लेते हैं, x × 1 प्लस x हो गया, -1 × 1 -1 हो गया। यहां तक भी क्लियर है। अब यहां पे देखेंगे b के साथ क्या आ जाएगा, x × x², x³ मिल गया, x² × 1 x² हो गया, x × 1 प्लस में x हो गया। ठीक है, यहां तक भी क्लियर है। 1 × 1 1 हो जाएगा। लास्ट में जो cx + d है उसको हम लिख सकते हैं, समझिएगा cx³, क्या हो गया cx³ x² × x हो गया, तो cx³ हो गया, माइनस cx हो गया, प्लस dx² माइनस d। यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, ये जो कोएफिशिएंट्स है x³ और x³, इन सभी को कॉमन निकाल लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। इसी तरह से x² को भी कॉमन निकाल लेंगे। तो यहां पे अगर मैं ट्राई करूं सॉल्व करने का तो क्या मिलेगा मुझे, 1 इज इक्वल टू, समझिएगा 1 इज इक्वल टू, यहां से x³ और x³ कॉमन आ गया, तो क्या बच गया यहाँ पे x³ कॉमन, तो बचा क्या a b एंड c। क्या बच गया, a + b + c, ये तीनों ही टर्म्स बच गई। अब क्या कॉमन निकालेंगे, अब x² कॉमन निकालेंगे। तो यहां पे मैंने x² कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा -a + b और d। क्या बचेगा -a + b, देखिएगा प्लस में b और क्या बचेगा d बचेगा, प्लस में d। ये इतनी 3 टर्म्स बच गई। अब x कॉमन निकालेंगे, x ये वाला एक x, दूसरा x और ये 3, तो क्या बचेगा a प्लस में b और क्या बच गया -c, a प्लस में b और -c, ये तीनों टर्म्स बच गई और साथ में आ गया x। अब क्या करेंगे, कॉमन टर्म्स देखेंगे। कॉमन टर्म्स कौन सी है, एक तो ये a × -1 -a,
फिर क्या आ गया b इंटू 1 प्लस बी और माइनस डी, तीनों ही a b और d आ गए। इज इक्वल टू में क्या आ गया भाई, यहां पे 1 था तो यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, जो कोएफिशिएंट्स है उनको कंपेयर कर लेंगे और हमें 4 इक्वेशन मिल जाएंगे यहां पे। तो कंपेयर करते हैं। अब यहां पे ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब के जो कोएफिशिएंट है दैट इज a प्लस बी प्लस सी, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां पे एक्स क्यूब है ही नहीं। और क्या है हमारे पास है माइनस ए प्लस बी प्लस डी, माइनस ए प्लस बी प्लस डी, वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे एक्स स्क्वायर नहीं है। और जो ये है a प्लस बी माइनस में c इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। जो लास्ट है माइनस ए प्लस बी माइनस डी इज इक्वल टू 1, ये 1, ये 2, ये 3rd एंड ये 4th, चारों ही इक्वेशन हो गए। अब बस क्या करेंगे, इनको सॉल्व करके वैल्यूज निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इक्वेशन 1 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूं, सबसे पहले क्या करेंगे, 1 में से हम 3 को माइनस करेंगे। तो 1 में से 3 माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3। तो देखिए a माइनस ए हो गया, b माइनस बी हो गया, ठीक है। c माइनस माइनस सी क्या हो जाएगा, c प्लस सी, 2c हो गया कि नहीं हो गया। और 0 माइनस 0 तो 0 हो गया। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, समझिएगा। तो क्या हो जाएगा, 2c की वैल्यू 0 तो c की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू आ गई 0। तो c की वैल्यू हमें पता चल गई है। अब क्या करेंगे, 2 और 4 को देखिए, 2 और 4 को देखिए। 2 में से अगर मैं 4 को माइनस कर दूं, 2 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहां पे मैं 2 में से 4 को माइनस कर रहा हूं। माइनस ए प्लस बी प्लस डी, क्या करना है, माइनस करना है 4 को। तो माइनस ए प्लस बी माइनस डी, दोनों की यहां पे 0 है और यहां पे 1 है। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। क्यों, क्योंकि हमने माइनस किया है। तो ये ए कैंसल आउट हो जाएगा, b माइनस बी भी कैंसल आउट हो जाएगा, d प्लस डी 2d हो गया। और क्या हो गया, ये 1 का -1 हो गया, ठीक है। तो -1 आ गया। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी भाई -1/2 आ गई, क्योंकि ये 2 यहां पे चला गया। अब c और d का मैं यूज करके क्या फाइंड कर सकता हूं, c और d का मैं यूज करके फाइंड कर सकता हूं। एक तो यहां पे देखिए c और d को, एक तो c में यहां पे रख लूं तो मुझे यहां पे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। और a और b की वैल्यू फिर से फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस 2। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस क्या करना है, माइनस ए प्लस बी प्लस डी, माइनस ए प्लस बी प्लस डी, ये दोनों को ऐड कर दिया, यहां पे 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 प्लस 0 0 ही होता है। तो ये ए कैंसल आउट हो गया। c की तो वैल्यू ही क्या है, c की तो भाई वैल्यू ही 0 है, c तो 0 हो गया। तो b प्लस बी क्या हो गया, 2b हो गया। और d तो d है। अब मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास d की वैल्यू है तो मुझे b मिल जाएगा। d की वैल्यू क्या है, -1/2, जो वहां पे जाएगी तो 1/2 हो जाएगी। और ये 2b था तो ये 2 यहां चला गया तो 1/4 आ गई वैल्यू, b की वैल्यू मिल गई। तो b, c और d की वैल्यू मिल गई। अब किसकी वैल्यू बच गई, बस a की वैल्यू बची। तो b और c की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 में तो a मिल जाएगा। तो पुट करते हैं वैल्यूज, a का a प्लस b क्या है 1/4 है और c की तो वैल्यू ही 0 है, प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई, -1/4। a की वैल्यू क्या आ गई, तो a, b, c और d चारों ही वैल्यूज मुझे मिल चुकी है। तो बस इन चारों ही वैल्यूज को हम क्या करेंगे, यहां पे ये a, b, c, d ये जो दिख रहा है उसमें पुट करके इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखिए a इज -1/4, b इज 1/4, c इज 0 एंड d इज -1/2। तो बस इन सभी वैल्यूज को अगर मैं यहां पुट करूं, अगर ये इंटीग्रेशन dx कर दो इसका, तो ये भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे dx ही तो हो जाएगा। तो बस अब वैल्यूज पुट करेंगे। a क्या है, a इज -1/4, तो यहाँ पे मैंने -1/4 लिख लिया। इंटीग्रेशन में x प्लस 1 है नीचे तो dx अपॉन x प्लस 1 हो गया। यहाँ पे क्या है, b है, b 1/4 है तो यहाँ पे प्लस 1/4 इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 1 हो गया। ये क्या हो गया, x माइनस 1 हो गया। प्लस में c देखिए क्या है, c की वैल्यू तो 0 है तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा,
ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे बस क्या बच गया, d बच गया। तो इंटीग्रेशन में d क्या है, d -1/2 है, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में -1/2 लिख देता हूं, और क्या बच गया x² + 1 dx अपॉन में x² + 1, यही तो बच गया। ठीक है, अब तो इजीली हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। -1/4 इज -1/4, 1 अपॉन x + 1, उसका क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, वो हो जाएगा log ऑफ mod x + 1, यही तो होगा, प्लस 1/4 log ऑफ mod x - 1, ये भी सिंपल है। ये जो बच गया आपके पास क्या बचा है, x² + 1, मतलब ये वाली फॉर्मूला x² + a²। अगर ऐसा होता है इंटीग्रेशन dx अपॉन x² + a², तो ये क्या होता है, 1 अपॉन में a tan इनवर्स x, यही तो होता है, और प्लस में c कांस्टेंट। तो यहां पे भी वो हो जाएगा -1/2 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये बाहर आ गया, और ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू तो 1 ही है। इसे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूं, देखिए 1/4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4 कॉमन आ गया, दोनों में से log भी आ गया, और समझिएगा ध्यान से, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो log ऑफ mod, पॉजिटिव कौन सा है वो ऊपर आ जाएगा x - 1, नेगेटिव क्या है x + 1, वो नीचे आ जाएगा, log ऑफ mod x + 1। ठीक है, 1/4 कॉमन आ गया, बचा क्या, -1/2 tan इनवर्स x प्लस में c, और यहां भी प्लस में c तो आएगा ही। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है वो देखते हैं। इंटीग्रेट द रैशनल फंक्शन 1 अपॉन x इंटू x⁻n + 1। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे भाई, जो भी हमारा फंक्शन है x इंटू x⁻n + 1 वो लिख लेते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पे हमने क्या सीखा था कि x + a है, नीचे x - a है, जो भी है तो a अपॉन x + a लिख लेते हैं। लेकिन यहां पे देखिए x⁻n है, क्वाड्रेटिक होता था तो हमें पता होता था कि bx + c या cx + d ऐसे लिखना है, ठीक है, ये पता था। लेकिन यहां पे क्वाड्रेटिक भी नहीं है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हम इसे इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसे x⁻n-1 और नीचे भी x⁻n-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्यों ऐसे किया बताता हूं, x⁻n + 1, तो देखिए x⁻n-1 ये तो दोनों कैंसल आउट हो गया, ऊपर जो भी है 1 अपॉन x x⁻n + 1 सेम टू सेम बच गया। अब इससे करने का रीजन क्या है, अगर मैं इसका डेरिवेशन करूं x⁻n + 1 का, तो x⁻n का क्या हो जाएगा, n आगे और x⁻n-1 ऊपर आ गया कि नहीं डेरिवेशन, ये तो हम पहले सीख चुके हैं ये वाली मेथड। तो बस क्या करना है, अब क्या करेंगे हम x⁻n को क्या ले लेंगे भाई, t ले लेंगे, क्या ले लेना है, t ले लेना है। लेकिन उससे पहले थोड़ा इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, x⁻n-1 और ये x⁻n-1 इंटू x क्या हो जाएगा, x⁻n ही हो जाएगा। तो यहां तक बात समझ में आती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, लेट ये वैल्यू हो गई हमारी x इंटू x⁻n + 1 की, लेट क्या करेंगे x⁻n को अगर मैं t ले लूं, क्या ले लूं, t, तो क्या हो जाएगा nx⁻n-1 dx = dt हो गया, क्या हो गया, dt ही तो हो गया। तो अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन dx कर लूं, यहां पे भी इंटीग्रेशन dx कर लूं, तो क्या हो जाएगा समझिएगा, x⁻n-1 dx, यहां पे मुझे क्या चाहिए x⁻n-1 dx, तो ये हो गया dt/n हो गया, क्या हो गया dt/n, ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं, समझिएगा ध्यान से। तो dt/n हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई x⁻n-1 dx, तो dt/n हो गया। और ये तो क्या है x⁻n तो t है, ये भी t है, तो बस अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो यहां पे मुझे कुछ मिलेगा, इस फंक्शन को अगर मैं फिर से लिखूं तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन में n बाहर आ गया, क्या आ गया, बाहर आ गया, और नीचे क्या है x⁻n तो हमने t लिया था, t इंटू क्या हो गया t + 1, t इंटू t + 1, यही तो हो गया, बस बात खत्म। अब देखिए 1 अपॉन a x + a, ये तो वापस रैशनल फंक्शन के जो फॉर्मूलाज हम समझते थे उसी में आ गया। तो यहां पे जो 1 अपॉन t और t + 1 है उसे हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन t प्लस में b अपॉन t + 1, यही तो लिख सकते हैं इसे, विच इज वेरी इजी। और ये एलसीएम देखिएगा t + 1 इंटू t,
और ये t प्लस वन इंटू टी एलसीएम आके कैंसल आउट हो जाएगा। तो डायरेक्टली अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, ए टी प्लस ए प्लस बी टी, ये हो गया। अब क्या करेंगे, t कॉमन निकाल लूं तो क्या हो गया, a बच गया और यहाँ पे b बच गया, a प्लस बी, और यहाँ पे प्लस में a बच गया। तो a की वैल्यू तो क्या हो गई, a कांस्टेंट है तो 1 हो गया, तो a इज 1, ठीक है, वैल्यू ही मिल गई डायरेक्टली। और a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि t है यहाँ पे है ही नहीं, कोएफिशिएंट यहाँ पे t नहीं है, वेरिएबल ही नहीं है, तो कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। a 1 है तो b क्या हो जाएगा, -1 हो गया। तो a और b की वैल्यूज मिल गई। क्या मिल गई भाई, वैल्यूज मिल गई। तो ये जो मेरा फंक्शन है वो तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं और उसे तो मैंने इस तरह से लिखा है। तो अब क्या करेंगे, बस a और b की वैल्यूज पुट कर लेंगे यहाँ पे, जो हमें अल्टीमेटली इसे आंसर दे देगा। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूं फिर से तो क्या हो जाएगा, 1/n, यहाँ पे 1/n इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन ये तो क्या हो गया भाई, ये तो a अपॉन टी है, a क्या है, a1 है, तो dt अपॉन टी हो गया। समझिएगा ध्यान से, ये 1/n दोनों के लिए है, a अपॉन टी के लिए भी और b अपॉन टी प्लस 1 के लिए भी। तो अगेन मैं b के लिए लिखूं, b तो -1 है तो माइनस हो गया, 1/n यहां भी चला जाएगा और dt अपॉन में क्या हो जाएगा, t प्लस 1 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। बस a और b की वैल्यू कर दी और ये तो यही है, और 1/n दोनों को दे दिया। अब 1/t तो क्या होता है, log ऑफ mod t, क्या होता है 1/n log ऑफ mod t, क्लियर। -1/n log ऑफ mod t प्लस 1, और क्या हो गया, प्लस में c आ गया। यहां तक क्लियर है। बस अब क्या करना है, देखिए 1/n दोनों में से कॉमन आ जाएगा और ये नेगेटिव है तो log का डिवीजन चला जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, 1/n log ऑफ mod, ये t पॉजिटिव में है तो ऊपर रहेगा और 1t प्लस 1 नेगेटिव है यहाँ पे log, तो नीचे आ जाएगा। तो t प्लस 1 और प्लस में क्या आ गया, c आ गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर खत्म नहीं होता है। क्यों, क्योंकि t तो हमने क्या अज्यूम किया था, ध्यान से देखिए, t तो हमने x⁴n लिया था, तो बस अब x⁴n लिख लेना है। तो 1/n log ऑफ mod x⁴n अपॉन में x⁴n प्लस 1, n प्लस 1 प्लस में c, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्या है, इंटीग्रेट द रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, क्या है, cos x अपॉन 1 - sin x इंटू 2 - sin x। अब देखिए sin x cos x की बात है, यहाँ पे हमने इस एक्सरसाइज में या ऐसे ही रैशनल फंक्शन की बात करूं तो हम फॉर्मूला लगाते थे, अगर मान लीजिए dx अपॉन में या 1 में x माइनस a है तो क्या लिखते थे, a अपॉन x माइनस a, x माइनस a x माइनस b है तो a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस b, ऐसा लिखते थे। तो यहाँ पे sin x है, x नहीं है, तो sin x को अगर मैं क्या कर लूं, t ले लूं, बताता हूं कैसे। यहाँ पे अगर मैं लिख लूं cos x अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स, इस तरह से अगर मैं ले लूं और यहाँ पे dx ले लूं, क्या कर लूं, साइन एक्स को मैं ले लेता हूं t। चलिए ले लेते हैं, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू t, तो cos x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। यही तो होगा, क्यों मैंने sin x को ही लिया, क्योंकि उसका डेरिवेशन ऊपर आ रहा है तो ऐसे समझना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो cos x dx dt आ गया, तो ये जो फंक्शन है उसे मैं लिख सकता हूं dt अपॉन cos x dx इज dt अपॉन 1 माइनस t इंटू 2 माइनस टी। यहां तक क्लियर है बात। अब इसको तो हम क्या कर सकते हैं, इसे तो मैं लिख सकता हूं a अपॉन में, सॉरी ये जो है इसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं a अपॉन में 1 माइनस टी प्लस में b अपॉन में 2 माइनस टी, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये जो फंक्शन है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो क्या होगा 1/1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, लेफ्ट हैंड साइड में था तो वो तो लिख लिया, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए तो 2a माइनस 80, 2a माइनस 80, क्लियर। ये इस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो b माइनस क्या होगा, b माइनस बी टी प्लस में b माइनस बी टी, और नीचे क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई में 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, ये हो गया। तो ये तो अल्टीमेटली कैंसल ही होने वाला था,
ठीक है, तो बस क्या बच गया यहाँ पे 1 इज इक्वल टू टी कॉमन निकालिए यहां से और यहां से, तो टी कॉमन निकाल लिया तो माइनस ए माइनस बी बच गया और क्या बच गया 2a प्लस बी बच गया, 2a प्लस बी। यहां तक भी ठीक है। तो अब देखिए टी का कोएफिशिएंट माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो टी है ही नहीं। और क्या हो गया, इक्वेशन 1 ले लेते हैं। यहाँ पे 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1 हो गया। क्यों? क्योंकि ये 1 है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। अगर मैं इन दोनों का एडिशन कर लूं तो 2a माइनस ए हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, क्लियर है। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2a माइनस ए की वैल्यू 1। तो अगर a की वैल्यू 1 है, यहां पे रखिए a की वैल्यू 1 है, तो -1 माइनस बी इज इक्वल टू 0 है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। वेरी इजी। ठीक है, तो a भी आ गया। ठीक है, यहां तक भी क्लियर है। तो बस ए बी तो यहाँ पे वैल्यू रख के तो मैं इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं। तो देखिए ये वाला जो फंक्शन है, मैं यहाँ पे अगर लिखूं इंटीग्रेशन 1 माइनस टी, ये तो a अपॉन 1 माइनस टी है, a तो 1 है, तो dt अपॉन, समझिएगा dt अपॉन 1 माइनस टी हो गया कि नहीं हो गया? हो गया भाई। माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 2 माइनस टी हो गया। क्यों 2 माइनस टी और माइनस क्यों लिया? क्योंकि b की वैल्यू -1 है, -1 अपॉन 2 माइनस टी, उसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। बस बात खत्म यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा आंसर log ऑफ मॉड 1 माइनस टी। ठीक है, क्लियर है। लेकिन 1 माइनस टी है, टी यहाँ पे नेगेटिव में है, तो उसका भी तो हमें करना पड़ेगा, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव इज नेगेटिव, तो यहाँ पे log ऑफ मॉड 2 माइनस टी होगा। लेकिन माइनस टी है तो उसका माइनस यहाँ पे निकल के बाहर आ जाएगा, आएगा कि नहीं? तो यहाँ पे प्लस सी हो गया। बस इस तरह से तो आंसर आता है। तो बस अगर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो उससे तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे log ऑफ मॉड 2 माइनस टी। टी क्या है, ध्यान से देखिए, टी तो साइन एक्स है, तो यहाँ पे log ऑफ मॉड 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, प्लस में सी आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव प्लस में सी है, कैंसल आउट नहीं हुआ है यहाँ पे। तो log ऑफ मॉड 2 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी। ये नेगेटिव था तो नीचे चला गया 1 माइनस साइन एक्स, ये पॉजिटिव है तो ऊपर है। तो बस ये आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इंटीग्रेट द रैशनल फंक्शन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो जो भी फंक्शन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवीजन में एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये हो गया यहां तक क्लियर। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इसे थोड़ा सबसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बहुत बड़ा फंक्शन है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स रेस टू 4, 1 इंटू एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स स्क्वायर, अल्टीमेटली हो जाएगा 3x स्क्वायर, एंड 2 1 जा क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब नीचे भी ऐसे ही होगा, एक्स रेस टू 4 हो जाएगा, 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर 7x स्क्वायर हो जाएगा, और 4 3 जा प्लस में 12। तो ध्यान से अगर मैं देखूं इस फंक्शन को, x की पावर 4 x की पावर 4 दोनों की पावर कैसी है, सेम है। जबकि प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता है तो पावर ऊपर कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो ये कैसा हो गया, इम्प्रॉपर हो गया। क्या हो गया, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो क्या करना पड़ेगा, इसका हमें डिवीजन एल्गोरिदम, मतलब डिवीजन करना पड़ेगा। कैसे, जो हम पहले बचपन में तो नहीं, 10th में भी सीखे थे ये वाली मेथड। क्या थी, एक्स रेस टू 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, एक्स रेस टू 7 एक्स रेस टू 4 प्लस 7x स्क्वायर और प्लस 12, इसके साथ हमें डिवीजन कर लेना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर मैं 1 ले लूं, एक्स रेस टू 4 इंटू 1 तो एक्स रेस टू 4, 7x स्क्वायर इंटू 1 तो 7x स्क्वायर, 12 इंटू 1 तो 12 आ जाएगा। तो बस अब सब्ट्रैक्ट कर लूं मैं यहाँ पे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -4x स्क्वायर और ये माइनस का 10। तो ये मेरा डिवीजन आ गया। क्या आ गया भाई, डिवीजन आ गया। तो इसे मैं लिख सकता हूं, सबसे पहले कैसे लिखते हैं इसका डिवीजन, लिखते कैसे मैं बताता हूं। सबसे पहले क्वोशंट लिखेंगे 1, प्लस में रिमाइंडर अपॉन में डिवीजन में क्या आ जाएगा, डिवाइजर। रिमाइंडर क्या है हमारा, माइनस का 4x स्क्वायर, माइनस का क्या है 4x स्क्वायर माइनस 10, डिवीजन में हमारा जो भी क्या है डिवाइजर है, दैट इज एक्स रेस टू 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है।
लेकिन समझिए 1 ये माइनस में कॉमन निकाल लेता हूं यहां से, तो क्या हो जाएगा 4x² प्लस 10, ठीक है, ये हो गया। और नीचे क्या हो गया x⁴ 7x² प्लस 12, ये तो क्या है अल्टीमेटली ये स्टेप ये वाला स्टेप है, यही तो है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं x⁻² प्लस 3 इंटू x² प्लस 4, ये मैं लिख सकता हूं इसके जगह पे। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हमें तो क्या करना था इंटीग्रेशन, तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो इसका इंटीग्रेशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन करेंगे। तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा यहां पे, समझिएगा बड़े ही ध्यान से, ये वाला जो फंक्शन है x² प्लस 1 x² प्लस 2, इसका मैं इंटीग्रेशन कर दूं यहां पे, ये इस तरह से, ये इंटीग्रेशन, तो ये भी इंटीग्रेशन में आएगा कि नहीं आएगा, सारे के सारे जो स्टेप्स है ये वाले क्या हो जाएंगे, इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो हम यहां से लिख देते हैं कि भाई सारा के सारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ही होने वाला है। तो 1 का इंटीग्रेशन वेरी इजी, x हो जाएगा। लेकिन ये जो टर्म्स है देखिए, x प्लस a x प्लस b, यही तो हो गया, x प्लस a x प्लस b, यही तो हो गया। तो बस अब क्या करेंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे रैशनल फंक्शन के इंटीग्रेशन के लिए जो हम लगाते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो है x² और x² उसको हम रिप्लेस करेंगे, किससे बताता हूं। तो पहले इसको करना है हमें, ये वाला क्या करेंगे, 4x² प्लस में क्या है 10 अपॉन में x² प्लस 3 x² प्लस 4, x² प्लस 3 इंटू x² प्लस 4, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगर मैं इसे रिप्लेस कर दूं x² से, देखिए ये क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया, ठीक है। क्वाड्रेटिक के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ax प्लस b cx प्लस d, मतलब 4 a b c d 4 वैल्यूज आएंगी। तो हम ऐसा करेंगे तो आंसर बहुत बड़ा आएगा। तो हम क्या करेंगे, x² को रिप्लेस कर देंगे y के साथ। तो मैं ले सकता हूं x² इज इक्वल टू y, सिर्फ रिप्लेस करना है, कुछ डेरिवेशन कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 4y प्लस 10 अपॉन में y प्लस 3 इंटू y प्लस 4, ठीक है। ये जो है 4y प्लस 10 अपॉन y प्लस 3 इंटू y प्लस 4, ठीक है। अब तो ये x प्लस a x प्लस b वाला फॉर्म हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, a अपॉन y प्लस 3 प्लस में b अपॉन y प्लस 4, यही तो हो गया, बस खत्म बात। ये तो आपको आता है, ठीक है, यही तो मेथड है इस एक्सरसाइज की पूरी। तो यहाँ पे बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो ये नीचे वाली तो टर्म्स भाई पूरा का पूरा चला जाएगा। तो 4y प्लस 10 क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ya या फिर ay प्लस 4a प्लस by प्लस 3b, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4y इज 4y 10 इज 10, तो जो y है वो कॉमन ले लेंगे। तो y अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा a प्लस b, और यहां पे क्या बच जाएगा 4a प्लस 3b, 4a प्लस 3b बच गया, ठीक है, यहां तक क्लियर। तो y का जो कोएफिशिएंट है यहां पे भी है, तो a प्लस b की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस b की वैल्यू 4 आ गई, इक्वेशन 1 खत्म बात। दूसरा 4a प्लस 3b क्या आ गया, 4a प्लस 3b तो 10 आ गया, 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 2 आ गया। तो बस अब क्या करना है, a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है, यहां पुट कर देनी है। और यहां पे तो y की जगह पे अल्टीमेटली फिर क्या आ जाएगा, x² ही तो आ जाएगा। तो बस a और b फाइंड करते हैं। तो a प्लस b इज इक्वल टू 4 है। अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसे क्या करूं 4 से मल्टीप्लाई करूं या 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, चलिए मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं। तो क्या हो जाएगा 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट कर लूं, क्या कर लूं सब्ट्रैक्ट, तो क्या आ जाएगा 4a माइनस 3a 3b माइनस 3b 0 और 10 माइनस 12 इज इक्वल टू -2। a की वैल्यू क्या आ गई -2, a की वैल्यू -2 है तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू भाई आ जाएगी हमारे पास 6, b की वैल्यू आ गई 6। तो a -2 और b आ गया 6। तो बस ये वैल्यूज क्या करनी है, यहाँ पे पुट कर देनी है। और ये वैल्यू तो अल्टीमेटली हमें कहां तक लेके जाएगी, इसके इंटीग्रेशन की तरफ, मतलब यहां पे लेके जाएगी। तो बस अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे a क्या आ गया -2, b है 6, तो यहाँ पे ये वाला हमें यहां लेके जाएगा और ये वाला फंक्शन तो यहां लेके जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों की, ये इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं,
ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो बस इन दोनों का यूज करके हम आंसर ला सकते हैं, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये 1 हो गया, सबसे साथ में आ जाएगा dx। ठीक है, क्लियर है। माइनस में क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर प्लस 3, मतलब इसका इंटीग्रेशन, मतलब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन। लेकिन इसको तो हमने क्या ले लिया भाई, ये ले लिया, और ये तो क्या है, ये है। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास है -2, तो हमने लिख लिया यहां पे -2 अपॉन में, समझिएगा ये माइनस साथ में है बाहर, -2 अपॉन में y है, y प्लस 3, लेकिन y तो क्या है, x है, x स्क्वायर प्लस 3 है। इसी के साथ क्या बच गया यहां पे हमारे पास, और क्या है, b है हमारे पास 6, क्या है, 6 है। तो ये भी हो गया इंटीग्रेशन में नीचे y प्लस 4, मतलब x स्क्वायर प्लस 4, यही तो हो गया। तो बस यहां तक क्लियर है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, -2 निकल के बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, +2 हो जाएगा, समझिएगा। हाँ, और x स्क्वायर प्लस 3 है, 3 को तो मैं क्या लिख सकता हूं, √3 का स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, हाँ भाई लिख सकता हूं। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन a tan इनवर्स x क्या है, x ही तो है, अपॉन a में √3 आ गया। ठीक है, और ये 6 भी अगेन, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4, और ये दोनों के साथ dx तो आएगा ही। ठीक है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसलिए, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो वो भी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a मतलब 2 हो जाएगा। tan इनवर्स x अपॉन a क्या है, 2, क्योंकि 4 तो क्या है, 2 का स्क्वायर है। तो बस थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस 2/√3 tan इनवर्स x अपॉन में √3 -3 tan इनवर्स x/2, यहां पे प्लस में c, यहां पे भी प्लस में c, कांस्टेंट फंक्शन तो आएगा ही आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को आपको पकड़ के चलना है, और y बस हमने अज्यूम किया था, क्यों, क्योंकि ये हमें x स्क्वायर जो है उससे थोड़ी वैल्यूज बड़ी मिल जाती, ax प्लस b cx प्लस d लेते तो बस इस तरह से आपका आंसर आ चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है, इंटीग्रेट द रैशनल फंक्शन 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इनटू x स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए ध्यान से, ये जो फंक्शन है मेरा, यहां भी क्वाड्रेटिक है, यहां पे भी क्वाड्रेटिक है, तो मैं दो बार क्वाड्रेटिक लूं अगर, ax प्लस b प्लस में cx प्लस d, ऐसा वाला इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तो वो तो बहुत लंबा आंसर जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां पे, समझिएगा, मैं पहले तो इंटीग्रेशन लिख लेता हूं, 2x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 3, इस तरह से मुझे तो इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहली तो बात ये आ गई, ये x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर दोनों ही क्वाड्रेटिक, तो लंबा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसे लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू t ले लूं, तो 2x dx क्या हो जाएगा, dt हो गया क्या, नहीं हो गया, तो 2x dx dt हो गया। तो यहां पे मुझे मिलेगा इज इक्वल टू में dt अपॉन में x स्क्वायर तो t है, तो t प्लस 1 इंटू t प्लस 3, बस ये तो हो गया। और ये तो x प्लस है, x प्लस भी हो गया नीचे, 1 अपॉन एक्स dx अपॉन x प्लस b को तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसे तो हम लिख सकते हैं, समझिएगा, 1 अपॉन t प्लस 1 इंटू t प्लस 3 है, तो उसे हम लिख सकते हैं a अपॉन t प्लस 1 और b अपॉन t प्लस 3, ऐसे ही तो लिख सकते हैं। जिसका अगर मैं सॉल्यूशन करूं तो ये एलसीएम नीचे कैंसल आउट हो जाएगा, t प्लस 1 इंटू टी प्लस 3। ठीक है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 80 हो गया, यहां पे तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 1 बचेगा, तो 80 प्लस 3a, 80 प्लस 3a प्लस में bt प्लस b, ये क्लियर है। ठीक है, बस अब क्या करेंगे, जो हमारा t है उसको कॉमन ले लेंगे, तो a1 इज इक्वल टू t कॉमन आ गया, क्या बच गया, a प्लस b बच गया, और कांस्टेंट बच गए 3a प्लस b, यहां तक हो गया। अब a प्लस b t का कोएफिशिएंट है, t तो है ही नहीं, तो a प्लस b मेरे पास हो गया 0, और 3a प्लस b क्या हो गया, वो हो गया 1, 3a प्लस b हो गया 1। ठीक है, तो अगर मैं, ये 1 है ये 2 है,
2 में से 1 माइनस कर दूं, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये मैंने क्या कर लिया, माइनस कर लिया, तो क्या हो जाएगा b माइनस बी 0, 3a माइनस a 2a, 2a इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 1/2 हो गई। ठीक है, क्लियर है। अब a की वैल्यू 1/2 है तो b क्या हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी -1/2। होगा कि नहीं होगा, यही तो होगा। तो 1/2 एंड -1/2 आ गई। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, तो बस अल्टीमेटली मुझे क्या मिल जाएगा, 1/t+1 t+3, तो ये है बस। अब क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन इसका अगर मैं यूज करूं, dt तो dt ही रहेगा, लेकिन 1/t+1 t+1 को मैं क्या लिख सकता हूं, a/t+1। a क्या है, 1/2 जो निकल के बाहर आ गया और नीचे बच गया t+1। क्लियर है, क्लियर है भाई। और क्या बच गया, माइनस में 1/2, क्यों माइनस में 1/2, b है, b निकल के बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा -1/2 dt अपॉन क्या है, t+3 है, t प्लस में 3 है, बस। अब तो इंटीग्रेशन बहुत इजी है इसका, तो 1/2 log ऑफ मॉड t+1, लेकिन t क्या है, t तो x² लिया है, पर पहले t लिख लेते हैं, t+1, फिर यहां पे आ गया -1/2 log ऑफ मॉड t+3, हो गया यहां तक क्लियर। तो बस अब इसको मैं यहां पे ऊपर लिख लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, 1/2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे मैंने 1/2 कॉमन लिख लिया। ठीक है, तो log ऑफ मॉड, ये पॉजिटिव है, t+1 पॉजिटिव है, तो t तो क्या है हमारा, x² है, तो x² + 1, और ये जो है माइनस है तो वो नीचे चला जाएगा, तो x² + 3 डिवीजन में चला गया, और बच क्या गया, प्लस में यहाँ पे c तो आता ही है, तो ये बस c हो गया। यहां तक क्लियर है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बस चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है, इंटीग्रेट द रैशनल फंक्शन। अगेन रैशनल फंक्शन को ही हमें इंटीग्रेट करना है, 1/x × x⁴ - 1। तो सबसे पहले जो भी हमारा फंक्शन है वो लिख लेते हैं इंटीग्रेशन में, 1/x × x⁴ - 1, ये हो गया dx। अब समझिए ध्यान से, अगर मैं x⁴ को, हमने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल किया था जिसमें ये था, x नहीं था, x⁴ - 1 था, x⁻⁴ था, कुछ ऐसा कुछ एग्जांपल था जिसमें हमने क्या किया, x² - 2 x² + 2। तो अगर मैं यहां पे भी वो करूं, x² - 2 x² + 2, तो बहुत लंबी मेथड जाएगी, और पास में x है, यहां पे क्या है, x है। यहां पे अगर मान लीजिए x⁻n होता, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल देखा था, वो भी कुछ इस तरह का था। तो क्या कर सकते हैं, सबसे इजीएस्ट मेथड यहां पे लगेगी, अगर मैं यहां पे x⁻³ से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर नीचे x⁻³ से क्या करूं, मल्टीप्लाई कर दूं, x⁻³ और नीचे भी x⁻3, और ये पावर 1, तो एक ऐड हो गई, तो x⁻⁴ - 1 dx हो गया। ये मेथड सबसे इजी है, क्यों, क्योंकि नीचे जो डेरिवेशन, अगर मैं इसको t ले लूं, किसे, x⁻⁴ को मैं t ले लूं, तो उसका डेरिवेशन क्या आ जाएगा, 4x³, देखिए x³ आ रहा है, तो सबसे इजी मेथड हो जाएगी। तो अगर मैं यहां पे ले लूं, लेट क्या हो जाएगा, x⁻⁴ = t, तो 4x³ dx = क्या हो गया, dt हो गया। तो x³ dx क्या हो गया, dt/4 हो गया, dt/4। तो अगर मैं इसे सिंपली, इस फंक्शन को मैं फिर से कैसे लिख सकता हूं, x³ dx dt/4, dt/4 मतलब 1/4 बाहर आ जाएगा। अब क्या बच गया, x⁻⁴ तो t है, तो t हो गया, यहां पे x⁻⁴ - 1 मतलब t-1 हो गया कि नहीं हो गया। तो ये तो क्या हो गया भाई, dt अपॉन, मतलब dx/x x - a वाला फॉर्म हो गया। रैशनल फंक्शन को कैसे लिखते हैं, अगर मेरे पास 1/t t-1 है, उसे मैं कैसे लिख सकता हूं, उसे तो मैं a/t प्लस b/t-1 ऐसे ही तो लिख सकता हूं। तो क्या हो जाएगा, 1 = at माइनस a प्लस bt, यही तो हो जाएगा। तो बस 1 = t कॉमन a प्लस b माइनस a, यहां पे है -a, ठीक है, -a, तो -a की वैल्यू क्या आ गई, -a की वैल्यू आ गई 1, ठीक है, क्लियर है। अब a प्लस b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट ही नहीं है, ये कांस्टेंट है, इसीलिए 1 वैल्यू आ गई, क्योंकि यहाँ पे 1 है। तो -a = 1, तो a की वैल्यू -1, सिंपल सी बात है,
ठीक है, तो a की वैल्यू -1 तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो b इज 1 हो गया। तो बस यहां तक तो इजी ही था। तो बस a -1 b 1 तो यहाँ पे पुट करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं बहुत इजीली। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो 1/4 तो पहले बाहर ही रहेगा। इंटीग्रेशन a की बात करें, a क्या है, -1 है, तो -1 अपॉन में t, समझिएगा बड़े ध्यान से। फिर क्या बच गया, प्लस b, प्लस में b क्या है, b तो 1 है, तो b अपॉन t -1 मतलब 1 अपॉन t -1। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ये भी इंटीग्रेशन हो गया, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन दे के यहाँ पे dt हो गया, यहाँ पे भी dt हो गया, और 1/4 तो दोनों के लिए था, तो 1/4 मैंने बाहर रखा है। तो क्या हो जाएगा अल्टीमेट आंसर, अगर मैं इसे यहाँ पे लिखूं, इसका आंसर यहाँ पे 1/4 -1 है, क्या है, -1 निकल के बाहर आ जाएगा। 1 अपॉन टी का क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड टी, क्या हो जाएगा, मॉड टी, और ये माइनस बाहर आ गया। ठीक है, 1/4 पहले इसको दे दिया, अब 1/4 अगेन इसको दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक पहली टर्म का आंसर ही हो गया, और ये दूसरी टर्म है t -1, उसका भी यही होगा, लॉग ऑफ, क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस में 1/4 लॉग ऑफ मॉड t -1, यही तो होगा। और क्या बचेगा, प्लस में कांस्टेंट आ जाएगा, प्लस में कांस्टेंट। लेकिन t क्या लिया था हमने, देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमने t लिया था x की पावर 4, तो आंसर लास्ट में मुझे मिलेगा -1/4 लॉग ऑफ x⁴, मॉड ऑफ x⁴, प्लस में 1/4 लॉग ऑफ मॉड x⁴ -1 मॉड क्लोज, प्लस में सी, ये आंसर होगा। इसे आप क्या कर सकते हैं, 1/4 कॉमन निकाल के लॉग डिवाइडेड में भी ऐसे लिख सकते हैं। मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, इसका आंसर यहाँ पे लिखता हूं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 1/4 कॉमन ले लिया, लॉग ऑफ मॉड, समझिएगा ये पॉजिटिव है तो ये ऊपर रहेगा, x⁴ -1 ऊपर रहेगा और x⁴ वो नीचे आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव में है, तो x⁴ ऐसे आ जाएगा, तो बस लास्ट में बच गया c, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो आंसर ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको जो कांस्टेंट फंक्शन है वो यहाँ पे भी लिखना है, दोनों ही जगह लिखना पड़ेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आ चुके हैं, क्या है क्वेश्चन में देखते हैं, इंटीग्रेट द रैशनल फंक्शन 1/e⁻x -1। तो जो भी सबसे पहले तो हमारा फंक्शन है उसे हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/e⁻x -1 dx हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें क्या पता है, x - a है तो हम a/x - a इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे e⁻x थोड़ा सूट नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, लेट e⁻x = t ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका तो डेरिवेशन भी तो करना पड़ेगा, तो e⁻x का तो e⁻x ही होता है, e⁻x dx = dt। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ dx है, क्या है, सिर्फ और सिर्फ dx है, तो हम क्या करेंगे, dx, और ये e⁻x तो क्या लिया था भाई, dt लिया, e⁻x तो t लिया था, तो ये t यहां चला जाएगा, dt/t, ये t कहां से आया, ये ही तो क्या है, t है, तो ये t वैल्यू यहां पे चली गई। ठीक है, क्लियर है, तो बस अब वैल्यूज को पुट करेंगे यहां, तो हमें क्या मिलेगा, dx की जगह पे dt/t, dt अपॉन में यहां t, और ये तो क्या है, e⁻x तो t है, माइनस में 1। तो बस ये फॉर्म का इंटीग्रेशन तो हम कैसे करते हैं, रैशनल जो फ्रैक्शन में से, सॉरी रैशनल फंक्शन में से पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो होता है वो कैसे करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं, 1/t इंटू t -1 को क्या लिख लेते हैं हम, a/t प्लस में b/t -1, ऐसा ही तो लिखते हैं। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, at क्रॉस मल्टीप्लीकेशन at -a प्लस bt, यही तो होगा, और ये नीचे जो एलसीएम निकल के वो कैंसल आउट हो जाएगा, आंसर आपका मिल जाएगा कुछ इस तरह से, t कॉमन ले लूं तो a + b -a, तो -a की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, -a = 1 तो a की वैल्यू -1। ठीक है, a की वैल्यू आ गई, a + b क्या हो जाएगा, a + b हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे t का कोएफिशिएंट a + b है, यहाँ पे t है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू -1 है तो b की वैल्यू 1 हो जाएगी, -1 1। तो बस अब क्या करना है, ये जो फंक्शन था इंटीग्रेशन, उसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt/t
टी माइनस वन, तो 1 अपॉन टी, टी माइनस वन को तो मैं ए अपॉन टी लिख सकता हूं। ए क्या है? -1 अपॉन टी, ठीक है, क्लियर है। और ये हो गया मेरा dt, यहाँ पे -1 अपॉन टी dt। b क्या है? b है 1, तो उसे भी मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन टी माइनस वन, और ये dt लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी फंक्शन में से हम यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन टी का लॉग ऑफ मॉड टी हो गया, प्लस में ये क्या हो गया? लॉग ऑफ मॉड टी माइनस वन हो गया, प्लस में सी हो गया। क्लियर है? हाँ भाई क्लियर है। तो बस t की तो क्या वैल्यू है? t की वैल्यू तो e रेज़ टू x है, तो माइनस लॉग ऑफ e रेज़ टू x प्लस मॉड में लॉग ऑफ मॉड e रेज़ टू x -1 प्लस में c। ये आपका आंसर आ चुका है। इसे भी आप लॉग ऑफ e रेज़ टू x -1 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ e रेज़ टू x प्लस सी ऐसे लिख सकते हैं। अगर चाहे तो मैं यहाँ पे बता सकता हूं, क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ मॉड ई रेज़ टू एक्स -1 अपॉन में ई रेज़ टू एक्स प्लस में सी। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है तो डिवीजन में चला जाएगा। लॉग का रूल ही तो ये होता है, प्लस मतलब ऊपर रहता है, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, और ये डिवीजन में चला जाता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, क्या है? इंटीग्रेट द रैशनल फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन x -1 इंटू x -2। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो आंसर इन चारों में से क्या आएगा? चलिए फाइंड करते हैं। तो ये जो फंक्शन देख रहे हैं आप यहाँ पे, क्या है? इंटीग्रेशन x अपॉन x -1 x -2, ये dx हो गया। यहां तक क्लियर है? तो ये तो कौन सी मेथड हो गई? रैशनल के लिए x माइनस है, x माइनस बी वाली हो गई। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, अगर सिर्फ इसकी बात करूं, x अपॉन x -1 x -2, इसे हम लिख सकते हैं a अपॉन x -1 प्लस b अपॉन x -2। ऐसे ही तो लिख सकते हैं, फॉर्मूलाज याद होनी चाहिए। तो बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? अगर मैं यहाँ पे करूं, नीचे एलसीएम तो कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, इतने सारे सम किए हमने, तो ये तो सिंपल सी बात है कि कैंसल आउट हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे। तो ये ax हो गया, ax -2 है प्लस bx माइनस b। ठीक है, तो अगर मैं x कॉमन निकाल लूं यहां से, इन दोनों टर्म्स में से, तो क्या बच गया? a, देखिएगा ये x मैंने क्या किया, इस x को कॉमन निकाल लूं तो a प्लस में b क्या हो जाएगा? प्लस में b, और क्या बचेगा? -2a माइनस b, इतना बच जाएगा मेरे पास। अब x का कोएफिशिएंट a प्लस b है, x का कोएफिशिएंट 1 है, तो a प्लस b की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। इक्वेशन 1 -2a माइनस b की वैल्यू 0, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन LHS में है ही नहीं। तो अगर मैं इन दोनों का एडिशन कर दूं तो b कैंसल आउट होगा कि नहीं होगा? b माइनस b कैंसल आउट हो जाएगा, -2a प्लस a माइनस a हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। तो -a इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? a की वैल्यू -1 आ जाएगी। अगर a -1 है तो b क्या हो जाएगा? -1 प्लस b इज इक्वल टू 1 है, तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी। भाई b की वैल्यू 2, क्लियर कट। चलिए अब ये इंटीग्रेशन था, ये उसकी वैल्यूज थी, तो a क्या है? माइनस है, इंटीग्रेशन ऑफ -1 मैंने बाहर लिख लिया, ये क्या हो जाएगा? dx अपॉन x -1, dx अपॉन x -1। b क्या है? b देखिए 2 है, तो 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dx अपॉन x -2, यही तो होगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। अब माइनस होगा, x -1 का लॉग ऑफ मॉड x -1 हो जाएगा, प्लस में 2 लॉग ऑफ मॉड x -2 हो जाएगा, खत्म, प्लस में सी। क्या आंसर आ रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे, ऐसा लंबा लंबा कुछ नहीं दिख रहा। इन सब में से अगर मैं चेक करूं तो देखिए ये 2 है, पावर चली जाएगी कि नहीं जाएगी? तो लॉग ऑफ मॉड x -2 की जो पावर है वो 2 हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है। और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो डिवीजन में जाएगा, उसकी कुछ पावर नहीं है, तो x -1 ही रहेगा, तो प्लस में c हो गया। तो ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए। ऐसा आंसर कहाँ है? डी में है? नहीं है। कहाँ है ऐसा आंसर? कुछ यहां से x -1 का स्क्वायर है, लेकिन ये x -2 का स्क्वायर है, ये रहा, देखिए सेम। तो ये आंसर है आपका बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? इंटीग्रेट द रैशनल फंक्शन। कौन सा है भाई फंक्शन? ये रहा।
उसका इक्वल टू, मतलब आंसर क्या आना चाहिए, ए बी सी और डी में से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो भी फंक्शन है सबसे पहले ये देखिए, ये क्या है फंक्शन। अगर मैं इसे सिर्फ सिंपल ही लिखूं तो इसे मैं 1 अपॉन में x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूं कि नहीं, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, हाँ भाई लिख सकता हूं। लेकिन इस टाइप के फंक्शन को तो हम a अपॉन एक्स प्लस में बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि यहां पे ये वाला जो फंक्शन है x इज फाइन, a अपॉन एक्स ठीक है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1 वो तो क्या है, वो तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो उसके लिए ये वाली फॉर्मूला लगती है बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बस इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो इस स्टेप को अगर मैं यहां सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू में क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ए एक्स स्क्वायर हो गया प्लस में ए हो गया, बी एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ पे सी एक्स हो गया। यहां तक बात समझ में आती है। नीचे क्या बच गया, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो कैंसल आउट हो गया। हम नहीं लिखते तो भी हर बार हमें पता है कि ऐसे एलसीएम करते हैं तो कैंसिल हो जाता है। तो बस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में कॉमन निकाल लूं तो एक्स स्क्वायर इज कॉमन, ए प्लस बी आ जाएगा। अब एक्स प्लस सी एक्स प्लस ए, ये 3 टर्म्स आ गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है, तो बाकी जो दो भी है एक्स स्क्वायर और एक्स के कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज ए प्लस बी 0 हो गया, सी भी 0 हो गया दैट इज एक्स का कोएफिशिएंट, और लास्ट में जो ए है दैट इज 1 हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। सीधी सी बात है, इक्वेशन में a की वैल्यू 1 तो b की वैल्यू -1, क्लियर। और c की तो वैल्यू ऑलरेडी 0 है, तो 1 2 और 3, तो तीनों ही वैल्यूज मिल गई मुझे a b c की। तो बस अगर यहां पे मैं वैल्यूज पुट कर दूं, समझिएगा बड़े ध्यान से, ये इंटीग्रेशन था मेरा, इंटीग्रेशन a क्या है भाई, a है 1, तो 1 तो बाहर लिखूं या नहीं लिखूं, dx अपॉन में x, फिर क्या है bx प्लस c, तो ये c तो क्या है 0 है, तो इसकी तो वैल्यू हम रखे नहीं रखे, सीधा 0 ही होने वाला है। तो bx के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो पूरा का पूरा 0 ही हो जाएगा। bx के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 रखना है, तो इंटीग्रेशन b क्या है, -1 है, तो -1 बाहर चला गया, dx के अपॉन में, लेकिन x भी है, x है यहाँ पे, तो x dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। यहां तक बात समझ में आती है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसको क्या बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, वो तो क्या होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x की फॉर्मूला है। तो सीधा सीधा इसका मैं आंसर लिखूं तो log ऑफ मॉड x, जी क्लियर, यहां तक क्लियर। अब क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेकिन देखिए मैंने तो यहां पे बताया एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेकिन ऊपर x छुप के बैठा है, x छुप के बैठा है, तो x और इसके बीच में मैं डायरेक्टली वो tan इनवर्स वाली फॉर्मूला नहीं लगेगी, मुझे इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या करना पड़ेगा, t लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, t, और उसका डेरिवेशन क्या आ जाएगा 2x, मतलब यहां पे आ जाएगा। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या ले लूं, t ले लूं, यहां पे समझिएगा, यहां पे ले रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लिया t, तो क्या होगा 2x dx इज इक्वल टू dt हो गया, लेकिन x dx क्या हो जाएगा, dt बाय 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो dt बाय 2 हो गया। तो यहां पे माइनस का माइनस x dx dt बाय 2, मतलब 1/2 बाहर चला गया, और dt एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो t हो गया। ठीक है, तो log ऑफ मॉड x -1/2 1/t का log ऑफ मॉड t तो क्या लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, प्लस में c। तो क्या ऐसा कोई आंसर है मेरे पास, चेक करते हैं। log ऑफ मॉड x है -1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, भी पहला ही आंसर है, दूसरा नहीं है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है। तीसरा भी नहीं है, यहाँ पे प्लस है, सारे में प्लस है, हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, तो ऑप्शन ए इज योर आंसर, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जो एक्सरसाइज है वो खत्म होती है। आई होप कि आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए और जुड़ी रहिए लर्नो हब के साथ, जो फ्री है पर बेस्ट है।